नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 सितंबर और 10 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में 25 जीके के प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से मैक्सिमम जो अधिकतर रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि आगे चलकर आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में तब दिल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल का पीडीएफ भेजा जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, तो बात करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी का, तो ये दोस्तों आपका सातवाहन वंश का आपका शासक था। तो इसका राइट आंसर आपका सातवाहन होगा। ठीक है, सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपका सिमुक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिमुक को याद रखिएगा। इसके अलावा गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था वो आपका सातवाहन वंश का 30वां शासक था, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा सातवाहन वंश की राजधानी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश का जो राजधानी है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान, जो कि आधुनिक पैठण के नाम से जाना जाता है, वहाँ था। इसके अलावा सातवाहन वंश के बाद यानी सातवाहन राजाओं के बाद इक्ष्वाकु राजवंश का शासन है, जो कि वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। अगला है ओलंपिक खेलों की शुरुआत है, जो कि आपका कब हुआ था। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1896 में होता है। ये दोस्तों आपका कहाँ होता है? ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस की राजधानी थी आपका एथेंस, वहीं पर आपका ओलंपिक पहला जो खेल है वहाँ पर खेला जाता है। लेकिन एक दो बच्चों का कहना था कि आपका ओलंपिक खेल नहीं आया था। आपका आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का स्थापना है, जो कि कब हुआ था? तो आईओसी की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1894 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। 23 जून 1894 को पियरे डे कार्बोटिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कहाँ पर किया गया था तो ये दोस्तों आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में इसका स्थापना होता है। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है, इस बात को भी याद रखना है। ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल है 1896 में शुरू होता है, लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक खेल था वो दोस्तों आपका 776 बीसी में यानी कि ईसापुर में ग्रीस के ओलंपिया शहर में होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो ये आपका सन 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि विकेट कीपर जो शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो विकेट कीपर शब्द की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ये दोस्तों हमने जो आपका ई बुक जो तैयार किया है टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसमें अभी वर्तमान में आपका 36 टॉपिक है, उसमें से ही एक टॉपिक था खेल से संबंधित शब्दों की सूची। उसमें ही आपका दोस्तों जो विकेट कीपर था उसका भी नाम है जो कि दिया गया था, जो कि आज आपके प्रश्न के रूप में तब्दील हुआ है। ठीक है, तो विकेट कीपर शब्द आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। इसके अलावा क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की बात करते हैं तो मेडन, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड। इसके अलावा डेड बॉल हो गया, ओवर थ्रो हो गया, ठीक है, बाय हो गया, लेग हो गया, कवर ड्राइव, लेट कट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो स्लिप पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, ये सभी जो वर्ड हैं आपका क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, आप लोग उससे पीडीएफ जब आपको मिलेगा रात को तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अन्य खेलों से संबंधित अन्य शब्दों की सूची के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ई बुक है जो कि बाय करना होगा। कैसे आप लोग बाय कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। भी पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि मौलिक कर्तव्य है जो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 51A में निहित है। ये भी जो आपका प्रश्न है आपका ई बुक में एक टॉपिक ही मौलिक कर्तव्य से संबंधित दिया गया था, जहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य से सारे तथ्य दिए गए थे। 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। सारी चीज़ें आपको ई बुक में मिल जाएगी। जो भी लोग ई बुक बाय किए होंगे वो लोग पढ़े होंगे, वो लोग भली बात ही जानते होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं आप लोग भी बाय करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कोई भी अनुसूची नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब ये जोड़ा गया था उस समय आपका 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। ठीक है, किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक बार प्रश्न आपका ये भी बना कि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सुझाव दिया था? तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन ओवरऑल आपका 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। भाग 4A में वर्णित है, अनुच्छेद 51A में है। प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य था। जो एक मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद है, जो कि आपका 2 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। बाकी कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है
आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ई बुक आप लोग बाय किए होंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है जो कि आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। ये जो प्रश्न है हमने आपको आज जो फर्स्ट शिफ्ट में डीपीएसपी से संबंधित डीपीएसपी से संबंधित जो प्रश्न आया था उसमें भी हमने आपको भली बात ही बताया था कि अनुच्छेद 40 को भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आपके प्रश्न आएंगे। और देखिए आज ही सेकेंड शिफ्ट में आपको ये देखने को मिला है। तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को याद रखना है। जैसे अनुच्छेद 43B को याद रखना है, सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 39A को याद रखना है, समाज के गरीब कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48A को याद रखना है, राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार और देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी आर्टिकल में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है जो कि सुप्रीम कोर्ट का गठन है जो कि किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक इस न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। उद्घाटन उसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 124 से लेकर 147 तक का अनुच्छेद आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से है, 125 न्यायाधीशों के वेतन से है, अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। इसके अलावा अनुच्छेद 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से है, ठीक है। अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, उसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार 30, 31, 32 सभी को एक बार आप लोग को पढ़ लेना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 29 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाकी एक बार आप लोग रीडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। PDF में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 पुस्तक के लेखक है। ये भी जो प्रश्न है आपका जो बुक का जो आपका टॉपिक है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। महान भारतीय संघर्ष 1920 से 42 या 34 भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित 2 भागों वाली पुस्तक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की बात करेंगे तो वर्तमान में 25 है, ठीक है। ये जो आपका है जो अभी आपके सेकेंड में देखने को मिला था, इसके बारे में हमने कल है जो कि जिक्र किया था और आपको ये PDF भी आपको प्रोवाइड कराया था। ये कल का ही PDF है जहाँ पर आप लोग यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। इनमें से 6 हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र रखता है, ठीक है। तो जो भी PDF आप लोग को डेली बेसिस पर मिलता है उसको भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 2-4 प्रश्न बनाकर आ ही सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 6 है जो कि एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रखता है। वो 6 कौन सा है उसको वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका है बॉम्बे उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा पर है। कोलकाता उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुडुचेरी पर है। गुवाहाटी की बात करेंगे तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कल प्रश्न बना था। स्थापना 1862 में हुआ था। सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या 160 है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। भारत में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया था। योजना 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था और विद्यालयीन नामांकन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1999 होगा। ये भी प्रश्न आपके जो ईबुक है प्रयास ईबुक वहाँ पर साफ भारत रत्न प्राप्तकर्ता के कॉलम में आपको मिल जाएगा कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि एक सितार वादक थे। कल आपका लता मंगेशकर के बारे में पूछा गया था, तो कल का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि लता मंगेशकर को 2001 में बिस्मिल्लाह खां के साथ भारत रत्न अवार्ड है जो कि दिया गया था, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इस ई बुक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ई बुक में क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, ई बुक की बात करते हैं तो इसमें आपको 35 टॉपिक्स मिलते हैं। ऐसे तो एक और टॉपिक अभी ऐड हुआ है बुक एंड ऑथर का, वो भी टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल 36 टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज कवरेज दिया गया है, टीसीएस आस्क क्वेश्चन को शामिल किया गया है, एक्सपेक्टेड इंपोर्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। अगर साथ में अभी हाल ही में जो CHSL एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसमें पूछे गए 500 नहीं, लगभग सारे शिफ्टों का आंसर की से अपडेट हो गया है। तो लगभग आपका 900 प्रश्नों का PDF और ई बुक दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप लोग GK/GS में कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये भी हाल ही में एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और आते भी हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 49 रुपये पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये दोनों लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको 75 रुपये पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को बाय करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा। अगर बाय चांस वहाँ नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं, यहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके, ठीक है। 9973741666 एक व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 6299068159, ठीक है। दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर बाय चांस नहीं होता है तो आप लोग इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस ई बुक को ले सकते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कुछ का सैंपल हमने आपके साथ साझा किया है जो इस समय मिल पाया है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि समय नहीं था तो उसको हम खोज नहीं पाए, बाकी उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले हम लोग और भी प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को सम्मानित किया गया था। MS सुब्बलक्ष्मी जो है भारत रत्न से सम्मानित आपकी प्रथम संगीतकार थी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में, भूपेन हजारिका को 2019 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, ठीक है। तो इन सभी को भी याद रखना है। अगला है कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा रावी नदी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। यह हिमालय में हिमाचल प्रदेश में निकलती है और रावी नदी का पानी पाकिस्तान की सिंधु नदी के माध्यम से अरब सागर हिंद महासागर में बहता है। अगला है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल है जो कि जीते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 14 पदक होगा। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 6 गोल्ड था और 8 आपका ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो 6, 8, 2, 10 और 4, 14, ठीक है। अगला है कि ठंडे खून वाले जानवर की पहचान करना था, तो सांप आपका ठंडा खून का है, लेकिन सांप आपका ऑप्शन में नहीं होगा। जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ठंडा खून किसका होता है, तो वो जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें ठंडे खून वाला जानवर के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल में मछली हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, ये सभी ठंडे खून वाले जानवर हैं। गर्म खून वाले जानवर वो जानवर हैं जो शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, कुत्ते हो गया, ठीक है, आदि गर्म खून वाले जानवर के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है उसको लिखा किसने है, जो कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों को आलोचना पर आधारित है। तो ताराबाई शिंदे के द्वारा ये लिखा गया है। 1882 में मराठी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला है हरेला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। हरेला को उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास के रूप में मनाया जाता है। कुमायूं क्षेत्र के लोग हरियाली की समृद्धि से जोड़ते हैं। साथ में हरेला को याद रखते हैं तो हरेली को भी याद रखना है। हरेली आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन हरेला आपका उत्तराखंड में। अगला है AU किसका प्रतीक है, तो AU की बात करते हैं तो गोल्ड यानी सोना का प्रतीक चिन्ह है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, रासायनिक तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु संख्या के तत्वों में से एक है। यह एक चमकदार घोड़ा, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम, लचीली और कोमल धातु है। अगला है मुसलमान किस देश से आए थे, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, यानी कि मुसलमान का जो ओरिजिन था वो आपका किस देश में हुआ था, तो ये आपका सऊदी अरब ऑप्शन में दिया गया था। तो द ओरिजिन ऑफ इस्लाम आर इन द अरेबियन पेनिसुला इन व्हाट इज़ नाउ सऊदी अरब, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो GVA था उसको CSO के द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये आपका 2015 में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 2015 होगा। बुनियादी कीमत पर GVA की अवधारणा 1993 में शुरू किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली से संशोधन करता है और संकलन और वर्गीकरण प्रणालियों के संशोधन का एक भाग के रूप में SNA 2008 में समान तरीकों से आगे बढ़ाई गई और इसे CSO के द्वारा 2015 में किए गए अपने आधार पर संशोधन में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आज के सेकेंड शिफ्ट में है जो कि पूछा गया था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और PDF बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। दोनों व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।